हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे गठबंधन की राजनीति का इतिहास और हमने 77 तक प्रधानमंत्री डिटेल से पढ़ लिए थे, कौन से हुए और उनका क्या कारण रहा कि उनकी सरकार आगे नहीं बनी। गठबंधन का ये इतिहास, इसके आगे का हम पढ़ते हैं। बहुत छोटा छोटा है, इसमें हमें मोस्टली जो ध्यान रखना था वो कंप्लीट हो चुका है। फिर भी एक बार हम थोड़ा सा आगे का और देखते हैं। 77 में पहले गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री आए वो कौन थे? मोरारजी देसाई साहब थे। और यहाँ पर दल कौन सा था? जनता दल था। ये बात हम पहले ही कर चुके थे कि सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या बनाया था? भारतीय जनसंघ बनाया। इस भारतीय जनसंघ के बाद क्या बना? जनता दल बना 1977 में, और फिर बाद में 80 में जाकर बीजेपी बन गई। तो मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां आपको दूसरी बात और ध्यान देनी है कि कांग्रेस एकमात्र ऐसा दल था जो संपन्न था, जो बहुत जबरदस्त पावरफुल था और एक सुरक्षित कैडर था। कैडर का मतलब ये हुआ कि अपने संसाधन थे, प्रजा का एक बहुत ऊपर से नीचे तक का एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, परंपरा बनी हुई थी, रूल रेगुलेशन थे, खुद का एक प्रकार से संविधान था। अब यहाँ थोड़ा सा हम वाइड की बात करें तो जैसे देश का संविधान रूल रेगुलेशन है, उसी प्रकार से कांग्रेस का अपना नियम कानून एक प्रकार से संविधान के रूप में ही थे। कांग्रेस में क्या होना है, किस प्रकार के रूल रेगुलेशन होने हैं, किस प्रकार की विचारधारा होनी है, टोटल फंडामेंटल यूं कहें तो स्टेप बाय स्टेप पूरा जमा हुआ था कांग्रेस का। तो कांग्रेस एक विकसित पार्टी के रूप में जानी जा सकती थी। पहला कारण तो ये था कांग्रेस के संपन्न होने का। दूसरा कारण क्या था? किसी भी पार्टी की लोकप्रियता उसके लीडर्स पर आधारित होती है। जैसे नरेंद्र मोदी जी को आज हर कोई वोट करना चाहता है। आम आदमी जो जर्नल कैंडिडेट है, जिसे हम हैं मतदाता हैं, हम ये नहीं देखते कि हमारे यहाँ उम्मीदवार कौन खड़ा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, डेवलपमेंट रेशियो उसका क्या रहा है, डेमोक्रेटिक अनुभव क्या है उसका। हम किसी भी तरफ उसको नहीं देखते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा वोट मोदी जी को जाएगा। तो इतनी जबरदस्त लोकप्रियता उस समय कांग्रेस की भी थी, क्योंकि आजादी के आंदोलन में आम जनता के मुंह पर जो नाम थे वे नेहरू जी का, सरदार पटेल साहब का, बहुत सारे उस समय के जो नवयुवक लीडर थे या जो कार्यकारी लीडर थे, इसके कारण कांग्रेस बहुत जबरदस्त प्रसिद्ध थी। यही कारण रहा कि शुरुआती सालों में कांग्रेस को कोई टक्कर देने वाला था ही नहीं, इसीलिए कांग्रेस का एक छत्र राज चलता रहा। इसीलिए शुरू के आम चुनाव में कहीं कोई विपक्षी दल नजर ही नहीं आया। तो दो बातें हमें समझनी है। देश की बहुत जबरदस्त संपन्नता कांग्रेस पार्टी में थी। कांग्रेस पार्टी इसीलिए लगातार जीत कर आई। पहले प्रधानमंत्री गैर कांग्रेसी कौन बने? मोरारजी देसाई बने। यहां एक बात और ध्यान रखनी है, हमने ये बहुत पहले पढ़ा था कि दल की क्या होती है? एक विचारधारा होती है, एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य तो सबका कॉमन ही है कि सत्ता प्राप्त करना, और विचारधारा अपने दल की क्या होती है? अलग अलग होती है। अब यहाँ सबसे बड़ा जो एजेंडा था सत्ता प्राप्त करने का, उसमें कहीं ना कहीं रोड़ा अटकने लग गया, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ा क्षेत्र था, सबको पद चाहिए और पद इतने मिल नहीं सकते। इसीलिए उस पद की लालसा के कारण सब लोग धीरे धीरे अलग अलग पार्टियां बनाने लग गए। जैसे ही नई पार्टी बनी तो कांग्रेस की विचारधारा से अलग विचारधारा होगी, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा में अगर है तो वो कांग्रेस की पिछलग्गू बन जाएगी। नया एजेंडा, नए नेता कांग्रेस से निकलकर आने लग गए, इसीलिए विपक्षी पार्टियां बनने लग गई। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस सबकी जननी है, कांग्रेस से ही सारी पार्टियां बनी हैं, जितनी भी अलग पार्टियां बनी हैं, क्योंकि लीडर उसी के थे। असंतुष्टि के कारण, विचारधारा के कारण, पद की लालसा के कारण या सरकार में शामिल ना होने के कारण बहुत सारी अलग अलग पार्टियां बनती हुई चली गई। जैसे राजस्थान में हनुमान बेनीवाल जी को देखें तो इन्होंने भी अलग पार्टी इसी आधार पर बनाई थी। घनश्याम तिवारी जी ने भी इसी आधार पर पार्टी बनाई है कि हमें पद नहीं मिल रहा, हमारी पावरफुल जो सोच है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, या यूं कहें
कि हमें सरकार में भागीदारी उचित नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए। यहां मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री आए और यहां एक बड़ा सवाल कांग्रेस में उठा दोहरी नागरिकता का। दोहरी नागरिकता क्या है कि कांग्रेस ने सवाल खड़ा कर दिया कि जो भी व्यक्ति हमारे से बाहर जाना चाहते हैं, पार्टी छोड़ना चाहते हैं, इट डजंट मैटर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग हमारी कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं वे कांग्रेस के सदस्य नहीं रहेंगे। या तो आप नई पार्टी की सदस्यता ले लो या फिर कांग्रेस की सदस्यता ले लो। अब यहां और ज्यादा मामला गड़बड़ हो गया और दोहरी सदस्यता के कारण यहां बिल्कुल स्पष्ट विभाजन यहां से नजर आने लगा। चौधरी चरण सिंह जी, मोरारजी देसाई के टाइम में ये मुद्दा उठा। चौधरी चरण सिंह के टाइम में तो बिल्कुल खुलकर ही ये उठा कि जो कांग्रेस से बाहर जा रहे हैं उनकी कांग्रेस की मान्यता क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। फिर चौधरी चरण सिंह जी 3 महीने के आसपास इनकी सरकार रही और फिर इनसे भी बहुमत छिन गया। अब यहाँ 80 से 89 तक राजीव गांधी जी और इंदिरा जी की सरकार रही। पहले इंदिरा गांधी जी 80 से लेकर 84 तक रही और ये कारण क्या था ये भी आपको समझना चाहिए। आपको याद होगा आपातकाल के बाद भी इंदिरा गांधी जी जैसी लीडर वापस बहुमत से चुनकर आ गई देश में, बड़े अचंभे की बात है। हमने देखा 71 में इंदिरा गांधी जी चुनकर आई, 71 से 75 5 ईयर हमारे जो डेमोक्रेटिक यूं कहें सिस्टम का जो पार्ट था वो उन्होंने पूरा किया। लोकसभा में पूरे 5 साल किए, 1 साल का आपातकाल लगाया, 1 साल का उन्होंने एक्सटेंशन ले लिया, कार्यपालिका को 6 साल का बनाकर 7 साल का कार्यकाल जिसमें 18 महीने का आपातकाल लोकतंत्र का जो काला अध्याय कहलाया। उसके बावजूद भी वो 80 से 84 पूर्ण बहुमत की सरकार में आ गई। इसका मतलब क्या निकला कि विपक्ष के लोग इंदिरा जी की जगह को कवर ही नहीं कर पाए, विपक्ष वाले आपस में लड़ते ही रह गए, एजेंडा बना ही नहीं पाए। तो जनता ने देखा कि आपसी संघर्ष को जब तक ये विपक्ष नहीं भुला पाएगा तब तक इंदिरा जी का मुकाबला नहीं हो सकता और इंदिरा जी को ऑप्शन के रूप में इन्होंने फिर से चुन लिया कि ये आपस में कुर्सी के लिए लड़ते रहते हैं, इनका कोई स्टैंड है ही नहीं। इसीलिए विपक्ष के झगड़े के कारण इंदिरा जी को वापस आने का मौका मिला। 84 में इंदिरा जी का देहांत हुआ और 84 से 89 तक राजीव गांधी जी अपनी सत्ता में रहे और ये भी बड़े जोर शोर से रहे। इन्होंने बहुत सारे समझौते भी किए। इन्होंने पंजाब समझौता प्रसिद्ध है इनका, मिजोरम समझौता भी इनका प्रसिद्ध है और बहुत सारे इन्हीं के कार्यकाल में आपको याद रखना है, अपने सिलेबस में आगे आएगा। 1987 में श्रीलंका भारत की शांति सेना गई थी और वो लौटी कब 89 में। आपको याद रखना है राजीव गांधी जी के समय भारत की शांति सेना कहां गई थी, श्रीलंका में, तमिल सिहली जो संघर्ष चल रहा था उसको रोकने के लिए, लेकिन वो बीच में ही फिर वापस इसको आना पड़ा। राजीव गांधी जी 89 में हार जाते हैं और फिर 89 में वीपी सिंह, ये वामपंथी सरकार थी, बीजेपी का समर्थन इसको मिला और वामपंथियों के साथ मिलकर ये आगे वामपंथी, दक्षिणपंथी और बहुत सारी विचारधाराएं हमारे यहाँ हैं। वामपंथी के साथ बीजेपी मिली और ये सरकार में आ गई, लेकिन बीजेपी ने समर्थन क्या ले लिया वापस और सरकार ये गिर जाती है। कब? 90 में। फिर 90 में चंद्रशेखर साहब आते हैं। अब यहाँ एक बात और देखनी है कि यहाँ पर जनता दल जो था बीजेपी का जो सहयोगी संगठन, उसमें भी और टुकड़े होना होते हैं शुरू, और जो दूसरे वाला फ्रंट था उसके लीडर कौन थे? चंद्रशेखर साहब थे। उन्होंने नई पार्टी बनाई और नई पार्टी के ही ये प्रधानमंत्री भी बन गए। तो 90 से 91 कौन रहे? चंद्रशेखर राव साहब रहे। फिर नरसिंहा राव आए, पीवी नरसिंहा राव, और इन्होंने 91 से 96 का पूरा कार्यकाल किया। इनकी भी गठबंधन की ही सरकार थी। इसके बाद 96 में फिर मामला गड़बड़ हो गया। ये 10वीं लोकसभा थी। ये जो पूरा 4 साल कुछ दिन का 333 दिन के आसपास का कार्यकाल इनका था, तो लगभग पूरे 5 साल ही हो गए। लेकिन नरसिंहा राव
ने पूरा कार्यकाल किया 89 के बाद, यानी कि 91 से 96 का पूरा कार्यकाल इन्होंने किया। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा सवाल, पहला सवाल यहां बना था, पहले गैर कांग्रेसी सरकार के प्रमुख कौन थे? मोरारजी देसाई। और कौन से दल से? जनता दल से। सबसे कम कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? तो वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और सरकार कितने दिन की थी? केवल 13 दिन की ही सरकार इनकी रही। 13 दिन की सरकार इनकी रही। याद रखने लायक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे कम कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का है? तो 13 दिन का अटल जी का है। इसके बाद जैसे ही अभी लोकसभा 11वीं ही चल रही है, चुनाव नहीं हुए हैं, 13 दिन की सरकार में जब बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए अटल जी, तो उसके बाद नए लीडर आए, एच.डी. देवेगौड़ा, जो कर्नाटक से आते हैं और इनके जो बेटे हैं वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं कर्नाटक के। कुमार स्वामी, एच.डी. देवेगौड़ा, ये कर्नाटक से आते हैं हमारे यहाँ, और ये प्रधानमंत्री रहे 96 से कुछ समय के लगभग ये रहे। इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल, ये भी एक इंपॉर्टेंट नाम है, जो रहे 97 से 98 के लगभग, ये 1 साल के करीब एच.डी. देवेगौड़ा रहे। इनसे कांग्रेस ने वापस फिर समर्थन ले लिया, यानी कि प्रधानमंत्री ये बाद में हट गए। अब यहाँ एक बात हमें बहुत स्पष्ट समझनी है कि ये पूरा कार्यकाल 96 से लेकर 98 तक 11वीं लोकसभा का ही है, यहाँ चुनाव नहीं हुए हैं। और प्रधानमंत्री कितने बदल गए? 3 प्रधानमंत्री बदल गए। इसका मुख्य कारण क्या है? कुछ राजनीतिक दल किसी विशेष लीडर के साथ जाने से परहेज करते हैं। जैसे अशोक गहलोत साहब के साथ सचिन पायलट और उनके साथी जो लोग थे वो नहीं रहना चाहते थे, उन्होंने कहा सीएम का चेहरा बदलना चाहिए। लेकिन गहलोत साहब तो जादूगर निकले और उन्हीं को साइड में कर दिया। अगर उन्हीं की चलती जो लोग बाहर गए थे तो सीएम साहब को पद छोड़ना पड़ता और नया सीएम आता। तो यहां भी ऐसा ही हुआ। 13 दिन जब बीजेपी बहुमत हासिल नहीं कर पाई 13 दिन में, तो फिर अपोजिशन की पार्टी के देवेगौड़ा यहाँ आए। फिर आई के गुजराल, जिन्होंने गुजराल सिद्धांत भी दिया था, आपको याद रखना है, आपके सिलेबस में तो नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है गुजराल सिद्धांत क्या है। इन्होंने पहले पड़ोस की नीति की तरह ही पड़ोसियों से संबंध अच्छे करने की बात इन्होंने कही थी। 98 से 99 तक अटल जी फिर आते हैं, 13 दिन की सरकार उन्होंने चलाई। उसके बाद 98 से 99 तक अटल जी फिर आते हैं और फिर ये 99 में 1 वोट की सरकार इनकी गिरती है। यहां 13 दिन चले, यहां 1 वोट से सरकार गिर गई। और वो प्रसिद्ध भाषण अटल जी का जो संसद में है, यूट्यूब पे बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत सारी जगह सुनने को मिलता है, मीडिया में भी दिखाया जाता है। इन्होंने कहा कि हम झुक सकते, झुकेंगे नहीं, खरीदेंगे नहीं। आज मेरी जो एक सरकार, 1 वोट के कारण जो सरकार गिरी है, आने वाले भविष्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और ये इस समय ऐसा भी देखने में आया था कि कांग्रेस पार्टी ने संसद में ही नोट पाए गए थे, वो बड़ा केस भी चला था, सांसदों को खरीद फरोख्त भी हुई थी। अटल जी ने कहा था मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे लोकतंत्र झुक जाए, और फिर इन्होंने खरीद फरोख्त नहीं की, अपने सरकार को गिरने ही दिया। और फिर उसके बाद 21 दलों की सरकार इन्होंने बनाई 99 में। 13 दिन यहां रहे, 98 से 99 तक यहां रहे, लेकिन 1 वोट से इनकी सरकार गिर गई। और उसके बाद 99 में जब चुनाव हुए तो 21 दलों की सरकार इन्होंने पूरे 5 साल चलाई। और ये दुनिया का सबसे अजीबोगरीब काम ही था, 21 दलों को एक साथ केंद्र में लेकर चलना, एडजस्टमेंट करना बहुत बड़ी बात है। 2004 में फिर चुनाव हुए और यहां पर यूपीए गवर्नमेंट मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी। फिर 2009 में चुनाव हुए, यहां भी यूपीए गवर्नमेंट, दोनों ही गठबंधन की थी। यहां तक 2014 तक ये स्पष्ट हो चुका था, ऐसा लग रहा था कि भारत में सब कुछ संभव है पूर्ण बहुमत के अलावा, यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार भारत में अब आ ही नहीं सकती। कारण क्या नजर आ रहा था कि जब दल ज्यादा हो जाते हैं तो सीटों का बंटवारा होना लाजमी है, और जब सीटें बट जाएंगी तो ऐसे में गठबंधन बनना ही पॉसिबल होता है, बहुमत होता ही नहीं है। लेकिन मोदी जी की पॉपुलैरिटी
और आम जनता के मतदान के रेशियो ने पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में बनाई और 2019 में तो उससे भी प्रचंड बहुमत मिला। अभी ये 15वीं लोकसभा थी मनमोहन सिंह जी की, 16वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार हमारे यहाँ आ चुकी है। आपको दो बातें याद रखनी है। 16वीं लोकसभा में बीजेपी को 282 सीटें मिली थी और 17वीं में 303 सीटें बीजेपी के पास हैं। बहुमत के लिए कितनी चाहिए? 272 सीटें चाहिए। तो ये दोनों ही लोकसभा क्या है, पूर्ण बहुमत की रही हैं। इसको बहुत शॉर्ट में वापस देखें तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन रहे? मोरारजी देसाई। कौन सी पार्टी से थे? जनता दल से। विवाद क्यों बढ़ा? दोहरी सदस्यता पर सवाल किसने उठा दिए? कांग्रेस ने उठा दिए। चौधरी चरण सिंह जी, जिनके चरण कहां नहीं पड़े? लोकसभा में कभी भी नहीं पड़े। कौन से प्रधानमंत्री थे? चौधरी चरण सिंह जी थे, जिन्होंने लोकसभा को फेस नहीं किया। ये सारे सवाल बनते जा रहे हैं। दूसरा सवाल यहां से बनेगा, फिर पूर्ण बहुमत की सरकार किसकी थी? राजीव गांधी जी की, इंदिरा जी की। और यहां से ये गठबंधन का ही दौर है, सहयोग के साथ इन्होंने चले। इंदिरा जी की सरकार एक बार जरूर आती है। इसके बाद वीपी सिंह जी की बात करें तो ये वामपंथियों के साथ आते हैं। 91 से 96 तक नरसिंहा राव आते हैं। यहाँ पर आई के गुजराल का गुजराल सिद्धांत क्या है? तो पड़ोसियों से अच्छे संबंध की बात इन्होंने की। 13 दिन की सरकार, ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है। सबसे कम कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा और कितना? तो 13 दिन का अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल रहा। अभी पूर्ण बहुमत की सरकारें 16वीं और 17वीं लोकसभा रही है। इसके बाद हमारे यहाँ 2-3 सवाल और बनते हैं। पहला सवाल, 1984 के बाद, 84 को राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री जो थे उनको पूर्ण बहुमत मिला था। उसके बाद पूर्ण बहुमत किसको मिला है? 2014 में मोदी जी को। ये आपको याद रखना है। 84 के बाद इंदिरा जी को तो पहले मिल गया था, 84 के बाद डायरेक्ट किसका आया है? मोदी जी का आया है। और 16वीं लोकसभा में, अभी तो 17वीं चल ही रही है, 16वीं लोकसभा में कांग्रेस को 44 सीटें मिली हैं और बीजेपी को 282 सीटें मिली हैं। थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान में रखना है। 44 सीटें किसको मिली थी? कांग्रेस को। और 282 सीटें किसको मिली हैं? बीजेपी को मिली हैं। अब इसमें आगे देखें तो भारतीय गठबंधन की राजनीति की विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको सवाल एज इट इज मिलेगा। भारतीय गठबंधन की राजनीति की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? इसमें बहुत सारी विशेषताएं एक एक करके हम पढ़ते हैं। इसमें पहली विशेषता है एक दल की प्रधानता। हमारे यहाँ दलीय व्यवस्था है और दलीय व्यवस्था में भी कौन सी? बहुदलीय व्यवस्था है। अब एक दल की प्रधानता का अर्थ क्या है कि हमारे यहाँ एनडीए, यूपीए, एनडीए को हम कहते हैं राजग। ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है, याद रखना है। पूरा नाम पूछा गया है। राजग का नाम क्या है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और इसका नाम है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। तो ये आपको याद रखना है। एनडीए का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। यूपीए का पूरा नाम क्या है? सेप्रग, इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन या यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि इन संगठनों के बावजूद, इन गठबंधनों के बावजूद इनके प्रमुख दल भी हैं। जैसे इसका बीजेपी है और इसका क्या है? कांग्रेस। बाकी सब क्या हैं? छोटे सहयोगी देश हैं, छोटे सहयोगी दल हैं। जैसे एनडीए की सरकार बनती है तो इसमें सबसे बड़ा दल कौन सा होता है? बीजेपी का होता है। एजेंडा भी किसका होता है? बीजेपी का होता है। सारी पॉलिसी मेकर भी कौन होता है? बीजेपी ही होती है। कांग्रेस, यूपीए की जब गवर्नमेंट बनती है
तो बड़ा दल कौन सा है? कांग्रेस है, और उससे सिमिलर जिनकी विचारधाराएं हैं वो इस संगठन में आ जाती हैं। अब सवाल क्या क्या है? पहली विशेषता तो ये हुई कि एक दल की प्रधानता। यहां से सवाल क्या क्या बनेंगे? राज्य का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। सेप्रक का फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। लेकिन पिछले से शायद पिछली बार ही सवाल आया था, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रमुख दल कौन से हैं? तो प्रमुख दल क्या है? बीजेपी। ऐसे इसको याद रख सकते हैं, से सोनिया गांधी और कांग्रेस से भी सोनिया गांधी जी ही हैं। तो सोनिया गांधी जी का कनेक्शन कांग्रेस से है और सोनिया गांधी से ही संगठन कौन सा बना है? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। तो कुछ शॉर्ट ट्रिक जरूर याद रखना है, उल्टा अगर कर दोगे तो ये सारा मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे भी याद रख सकते हैं, एनडीए किसकी है? मोदी जी से संबंधित है, और वर्तमान सरकार किसकी है? एनडीए की है। याद रखना, वर्तमान बीजेपी की सरकार नहीं है, बीजेपी केवल एक सहयोगी दल है। मोदी जी ने ये घोषणा पहले ही कर दी थी कि हम अगर पूर्ण बहुमत में भी आते हैं तब भी सरकार किसकी बनेगी? एनडीए की ही बनेगी। हमारे सहयोगी जो हमारी सीटें कम रहने पर हमारे साथ आते हैं, ज्यादा रहने पर भी सरकार का हिस्सा रहेंगे। लेकिन अगर पूर्ण बहुमत से कम रहेंगे तब तो ये हमारे साथ रहे रहेंगे, लेकिन अगर हम पूरे बहुमत के साथ आएंगे तब भी हमारे सहयोगी हमारे साथ सरकार में बने ही रहेंगे। ये घोषणा पहले ही वो कर चुके थे। तो यहां से स्पष्ट हो गया, बीजेपी का जो गठबंधन है उसका क्या नाम है? एनडीए। कांग्रेस का गठबंधन का नाम क्या है? यूपीए। और इनके फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। तो भारत में जो गठबंधन पाए जाते हैं उसकी विशेषता क्या है कि इसमें किसी विशेष दल की प्रधानता होती है, सब दल समान इसमें नहीं होते हैं। गठबंधन का आधार कोई एक बड़ा दल होता है, जबकि समझौता या गठबंधन कैसे होना चाहिए? एवरी पर्सन आर इक्वल। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि सभी सदस्य या सभी दल कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एक बड़ा दल है, उसके सभी सहयोगी होते हैं। दूसरा, पद की लालसा। हमने बात की थी किसी भी दल की क्या होती है? विचारधारा होती है। दल की क्या होती है? विचारधारा। और विचारधारा सबकी क्या है? अलग अलग। थिंक टैंक कैसा होता है? मेनी टाइप या डिफरेंट टाइप थिंग्स होती हैं। एजेंडे अलग होते हैं, वर्किंग ड्यूरेशन या वर्किंग टाइमिंग अलग होती है, वर्किंग टाइपिंग अलग होती है। तो ये सारी चीजें हर दल की क्या होती हैं? हर पार्टी की क्या होती है? अलग। लेकिन जैसे ही सत्ता की बात आती है, सत्ता की बात आती है तो ये विचारधारा को क्या कर देते हैं? साइड में कर देते हैं। और साइड में करके क्या कर लेते हैं? गवर्नमेंट में हिस्सेदारी कर लेते हैं। ये भी एक भारत की विशेषता है, यानी कि विपरीत दल वाले विचारधारा के साथ ये संगठन बनाकर सरकार में क्या हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं। इसे पद की लालसा या सत्ता की लालसा भी भारत के दलों में देखने को मिलती है, जैसे कि बीजेपी और पीडीपी। बीजेपी और पीडीपी, पीपुल डेमोक्रेटिक अलायंस, और बीजेपी का तो आपको नाम पता ही, भारतीय जनता पार्टी। दोनों ही जम्मू कश्मीर में अलायंस करती हैं, दोनों एक दूसरे की कट्टर विरोधी हैं और फिर सत्ता के लिए एकजुट हो जाती हैं। जैसे शिवसेना और कांग्रेस। आपको याद होगा बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मैं सरकार बनाने से ज्यादा अच्छा ये महसूस करूंगा कि कांग्रेस के साथ ना जाऊं। तो उन्होंने कहा किसी भी कंडीशन में मैं कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा, और उसी शिवसेना ने किसको ज्वाइन कर लिया? कांग्रेस को। और ये सरकार कहां बनी हुई है? अभी महाराष्ट्र में चल रही है। तो हमारे यहाँ देश में जो दलों की विशेषता है वो क्या है कि हर हाल में शासन आना चाहिए, चाहे विचारधारा को साइड ही करना पड़े, चाहे जो वादे किए तो वो साइड में क्यों ना हो जाए, चाहे घोषणा पत्र और बाकी सारे मुद्दे अलग होने चाहिए, लेकिन सरकार आनी चाहिए। तो ये भारत के गठबंधन की दूसरी विशेषता है।